तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी एसएफ क्लासेस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा EORO मेंटरशिप प्रोग्राम, जो हमारा EORO मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके तहत क्या होता है, डेली टेस्ट होते हैं, पार्ट ए का भी और पार्ट बी का भी। उसका मैं पिछले कई दिनों से वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल करा रहा हूँ। इसी क्रम में जो 11 जनवरी को हमारा जो DPT हुआ था ना, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, उसका आज पार्ट बी का मेरे द्वारा आज वीडियो सोल्यूशन उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सब लोगों को पता होगा कि इसमें लगभग 65 से ज़्यादा हमने टेस्ट आयोजित कराए हैं। इतना अच्छा हमारे द्वारा इसको मेंटरशिप प्रोग्राम को लागू किया गया है और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाए गए। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। और अब क्या टाइम आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का, तो इसलिए अभी भी मौका है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें। और इसमें दोनों तरह से उपलब्ध है। अगर आप लाइव टेस्ट देना चाहते हैं तो लाइव टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप लाइव टेस्ट नहीं दे पाते किसी कारण से, तो इसमें क्विज भी उपलब्ध है। क्विज के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, क्विज के माध्यम से भी आप इसमें क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम चलेंगे इस टेस्ट की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है, उसके एक सेक्शन है, सेक्शन 21। तो इस सेक्शन 21 में यह बताया गया है कि जो नगर पालिका का मेंबर बनने के लिए क्या चाहिए, कितनी एज चाहिए। तो आप सब लोगों ने इसको सोल्व किया होगा। इसका सही आंसर क्या है, 21 ईयर। इसका हालांकि एक शॉर्टकट भी है, सेक्शन 21, एज कितनी, 21। लेकिन हम इसको समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में। देखो बच्चों, क्या होता है, ये जैसे सपोज करो, ये नगर पालिका भी हो सकती है, ये कोई नगर पालिका है, या परिषद भी होती है, नगर परिषद भी हो सकती है, या नगर निगम भी हो सकती है, तीनों हो सकते हैं। अब प्रत्येक नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम को क्या होता है, कई सारे वार्डों में बांटा जाता है। पूरे उसको एरिया को कितने में बांट, लगभग जैसे कि जयपुर नगर निगम में 150 वार्ड हो सकते हैं, छोटी जगह पे कई जगह 20 वार्ड भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। तो ये सारे क्या हुआ, वार्डों में बांट दिया। सपोज करो 50 वार्ड है। अब क्या होता है, प्रत्येक वार्ड में से क्या होता है, ये वार्ड 1 है, इसमें इलेक्शन होगा, तो हर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा होता है, बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, कुछ इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो इसमें चुनाव लड़ने के लिए पार्षद का या वार्ड मेंबर का क्या, कितनी उम्र की योग्यता चाहिए। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। एक तो एज होती है 18 ईयर, ये 18 ईयर का की एज है बच्चों, ये चुनाव में वोट देने की एज है, चुनाव लड़ने की नहीं है। चुनाव लड़ने की उम्र कितना है, नगर पालिका में चुनाव लड़ना चाहता है तो आदमी कितने साल का होना चाहिए, 21 साल का होना चाहिए। जैसे कि MLA बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम होगा, MLA बनने के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए। ऐसे नगर पालिका में कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष की होनी चाहिए। और साथ में इस धारा 21 में एक और बात कही गई है कि उसके घर में क्या होना चाहिए, उसके घर में फंक्शनल टॉयलेट होना चाहिए, मतलब शौचालय का निर्माण हो जाना चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है, स्वच्छ भारत मिशन में क्या होता, हर घर में शौचालय बनाए गए थे। तो जब हर घर में शौचालय बनाए चुके हैं, तो आपको चुनाव लड़ने के लिए क्या होना चाहिए, शौचालय घर में होना चाहिए। मुझे याद है जब 2021 में, फरवरी 2000 या ऐसा जनवरी 21 में इलेक्शन हुए थे, तब मेरी पोस्टिंग कोई नगर पालिका में थी। तो हम लोगों ने क्या किया था, सबका क्या एक शपथ पत्र लेते थे। जो भी चुनाव लड़ना हो ना, वो मेरे पास आता था, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के पास में, कि साहब हमको शपथ पत्र दे दो, हमको क्या करना है, पर्चा बनना है, फॉर्म भरना है। क्या शपथ पत्र दो कि मेरे घर में टॉयलेट है, इसका शपथ पत्र बनवा के वहाँ SDM कार्यालय या चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में जमा कराना पड़ता था। तो 2 शर्तें होगी इसके अंदर में, एक तो 21 ईयर उसकी एज होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं है तो व्यक्ति क्या हो सकता है, चुनाव लड़ने के लायक नहीं है, चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चों मैंने अभी बताया था, एक तो हमारा क्या चलता है, DPT, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, या जो उसको हम कहते हैं EORO मेंटरशिप प्रोग्राम। उसमें क्या होता था, हमारे 65 टेस्ट हो रहे डेली। इसके अलावा हमने बच्चों क्या किया, एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी है, चलाइए। आप में से कई लोग शायद ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया, और मैं चाहता हूं उसको कि और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसको ज्वाइन करें। इसमें क्या हो रहा है, इसमें टोटल 15 टेस्ट होने हैं, फुल 120 क्वेश्चन के। इस ऑफलाइन में क्या होगा, टोटल 15 टेस्ट होने हैं, 120 क्वेश्चन के, जिसमें शुरुआत में जो कि 10 तो है ना, 10 पेपर तो टॉपिक वाइज है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के, और जो 5 होंगे लास्ट में, वो क्या होंगे, वो फुल टेस्ट होंगे। इसका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। कई बच्चों लोगों का फोन आता है कि साहब हम तो जयपुर नहीं रहते, तो हम कैसे दे पाए। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है, आप लोग चाहो तो घर पे ही एग्जाम सोल्व करके
उसकी OMR हमको भेज सकते हो, तो हमारे द्वारा उसको OMR को चेक करके आपके भी रैंक में स्थान मिल सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का भी लाभ उठाएं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट है 2009, उसका सेक्शन 29 क्या कहता है, उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप क्या है। तो बच्चों जो सेक्शन, इसका आप सबको आंसर तो पता ही होगा, आंसर होगा ब्राइबरी, रिश्वत। सेक्शन 29 क्या है, सेक्शन 29 कहता है भ्रष्ट आचरण के बारे में, करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण। मतलब जैसे कि मान लो दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक तो पहला बीजेपी से सपोज करो, दूसरा कांग्रेस से, तीसरा सपोज करो निर्दलीय। अब मान लो ये एक पावरफुल है, तो ये क्या कर सकता है, ये तीसरे को मना कर सकता है, धमका सकता है कि भाई तू चुनाव में मत खड़ा हो। दूसरा, आम पब्लिक को भी लालच दे सकता है। पब्लिक को क्या होता है, आजकल देखा होगा ना आपने, पैसा बढ़ता है चुनाव में, साथ में क्या होता है, एल्कोहल भी बढ़ता है। तो ये सब क्या है, पैसा दो तो डायरेक्ट है, और एल्कोहल वगैरह दारू वगैरह बांटते वो इनडायरेक्ट। तो ऐसे चुनाव में लोभ लालच देके कोई अपने इंटरेस्ट में काम कराना, ये सेक्शन 29 में भ्रष्ट आचरण माना जाता है, उसको प्रतिबंधित किया गया है। और इसको क्या माना गया है, सीधा रिश्वत माना गया है, जो दो प्रकार की हो सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो मतलब सीधा पैसा दे देना, इनडायरेक्ट मतलब कोई और प्रकार के लाभ दे देना। तो ये दोनों प्रकार के मेल प्रैक्टिस को चुनाव में प्रतिबंधित किया गया है। तो सही आंसर थर्ड होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी न्यायालय राजस्थान नगर पालिका जो एक्ट है उसकी धारा कौन सी है, 23 के अंदर किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बात कर रहा है किसके बारे में, सेक्शन 23। अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा तो सेक्शन 23 क्या कहता है, सेक्शन 23 कहता है कि चुनाव में क्या हो, यान ध्वनि यंत्र इनको क्या करता है, इनको कंट्रोल करता है। मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे क्या होता है, सपोज करो चुनाव की घोषणा होगी, अधिसूचना जारी होगी, तो चुनाव की घोषणा होते क्या लगता है, आप सब लोगों को पता ही होगा, तो आचार संहिता लग जाती है, कहते हैं ना, विधानसभा में भी लगती है, लोकसभा में भी लगती है, आचार संहिता में लगती है। और जब एक बार चुनाव घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है, तो सारा पावर किसके पास होता है, प्रशासन या सरकार के पास कोई पावर नहीं होती, सारी पावर चल जाती है किसके पास में, निर्वाचन आयोग के पास में। वो चाहे केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, चाहे राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग हो। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि अब जैसे कि मान लो चुनाव की घोषणा होगी, तो क्या होगा, आप लोग देखा होगा पुराने जमाने में मोटरसाइकिलों पर प्रचार होता है, लंबी लंबी रैलियां निकालती है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं, हजारों मोटरसाइकिलें शामिल होती है, बड़े बड़े डीजे के माध्यम से प्रचार होता है। तो क्या होता है, सेक्शन 23 में निर्वाचन आयोग को पावर दी गई है कि ये कंट्रोल कर सकता है यान को और ध्वनि यंत्र वगैरह। वो कैसे कर सकता है मैं बताऊं। जैसा कि क्या होता है, चुनाव है, कोई नेताजी आए, अब वो रैली निकालना चाहते हैं, तो उसको क्या करना रहता है, पहले निर्वाचन आयोग से परमिशन लेनी रहती है रैली निकालने के लिए। तो बच्चों जो इसमें मैंने देखा अधिकांश जब रैली निकालते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, लिमिट बांध देते हैं मोटरसाइकिल की, कि भाई आपकी जो रैली है ना उसमें क्या होगा, 100 से अधिक मोटरसाइकिल शामिल नहीं हो सकती। तो इससे क्या होता है, भीड़ भाड़ कंट्रोल में होती है और किसी कैंडिडेट को ऐसा नहीं लगे कि सामने वाला कैंडिडेट भारी हो रहा है। इसके अलावा कई लोग आपने देखा होगा डीजे पर दिन रात 24 घंटे नेताजी का प्रचार करते रहते हैं, तो उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई जैसे रात को 8 बजे बाद डीजे नहीं बजेगा, या एक व्यक्ति केवल 2 ही डीजे बजा सकता है। ऐसे जो राज्य निर्वाचन आयोग उसको उचित लगता है वो कंट्रोल यहाँ पे कर सकता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये सेक्शन 23 यही कहती है। अब सपोज करो, मान लो ये तो इतना तो कह दिया, फिर भी इसका क्या करा, उल्लंघन किया। मान लो 100 तो मोटरसाइकिल की परमिशन थी, उसने 1000 मोटरसाइकिल के साथ रैली निकाल दी, तो क्या कर सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं। कितना, 5000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ में अगले 6 साल तक क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उसको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर सकते हैं। मतलब अब अगले साल तक कोई भी चुनाव होगा ना, वो व्यक्ति लड़ नहीं पाएगा, ये इसकी सजा होती है। तो सेक्शन 23 में कुछ भी नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग जैसे चुनाव की घोषणा होती है, वो वाहनों की संख्या, वो जो ध्वनि प्रसार यंत्र होते हैं, जैसे कि माइक लगाते हैं, कार के ऊपर माइक लगा के आपने देखा होगा, लाउड स्पीकर लग के आवाज करते रहते हैं, डीजे की संख्या, इनका टाइमिंग, इनको प्रतिबंधित कर सकते हैं, इनको रेगुलेट कर सकते हैं। भाई जैसे कि 8 बजे तक डीजे बचेगा, या डीजे की संख्या आपके पास 2 से ज़्यादा नहीं होगी,
भैया बाइक की संख्या जब रैली निकलेगी तो 50 से 100 से 200 से ज़्यादा नहीं होगी, ऐसा ये राज्य निर्वाचन आयोग प्रतिबंध लगा सकता है। तो अब बताओ, ये तो एक बात होगी। इसके बाद में जब फिर मान लो अगर फिर भी इसका किसी का उल्लंघन कर दिया तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो कानूनी कार्रवाई कहाँ होती है? कोर्ट में। कोर्ट कब संज्ञान लेगा इसका? अब ये सब जिम्मेदारी किस, जो राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश दिए उसका पालन हो रहा नहीं हो रहा, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। तो जब राज्य निर्वाचन आयोग एक लिखित आदेश विशेष या सामान्य उसके माध्यम से कोर्ट को सूचित करेगा तभी कोर्ट कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा आप और मैं नहीं पहुंच सकते इंडिविजुअल व्यक्ति। यही इसमें बच्चों क्वेश्चन है कि अंतर्गत किए गए अपराध का संज्ञान कब ले सकता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष आदेश पर। विशेष भी हो सकता है, ये सामान्य भी हो सकता है, ऐसे कोई खास बात नहीं है। ये दोनों के आदेश पर ही कोर्ट संज्ञान ले सकता है। इंडिविजुअल पर्सन कोई भी जाके मुंह उठा के पहुंच गया कि इसने ज्यादा बाइक चला दी है, रैली में ज्यादा बाइक कर दी, तो उसको कोर्ट नहीं मानेगा जब तक राज्य निर्वाचन आयोग खुद ये बात कोर्ट में ना कहे। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टर्म्स ऑफ राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट 2009, राजस्थान का जो नगर पालिका कानून है 2009, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वोटर्स दैट आर कास्ट बाय ए पर्सन इन मोर देन वन वार्ड। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि जैसे कि ये एक नगर पालिका क्षेत्र है, सपोज करो देवली टोंक की नगर पालिका है, इसको कई सारे वार्डों में बांट दिया गया। अब एक आदमी एक ही तो वार्ड में रहता है, 2 वार्डों में रह सकता है, तो एक आदमी का तो एक ही वोट होना चाहिए। सपोज करो इसका इस वार्ड की वोटर लिस्ट में नाम है, इस वार्ड जैसे वार्ड 1 है, इसकी वोटर लिस्ट में इसका नाम है, लेकिन इसने कुछ फर्जी तरीके से और क्या किया, ये वार्ड 5 में भी अपना नाम जुड़वा लिया, वार्ड 5 में भी क्या किया, अपना नाम शामिल करवा लिया। अब चुनाव हुए, चुनाव के दिन क्या होगा, चुनाव के दिन ये क्या करेगा, दोनों जगह वोट डाल दे, सपोज करो पहले यहाँ जाके फिर यहाँ जाके, तो इसके वोट का क्या होगा। अगर इसमें यह होता है कि अगर निर्वाचन आयोग को पता लग जाता है तो दोनों वोट क्या हो जाएंगे, दोनों ही वोट खारिज हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, दोनों वोटों की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक तरह से क्या है, इसने फर्जीवाड़ा किया है। यही इसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन था क्या कि जो 2009 का एक्ट में है, अगर एक वार्ड में या 2 वार्डों में वोट दे देता है मोर देन 1 वार्ड, तो उसका क्या होगा, तो वो वोटर खारिज हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। ये सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 में क्या कहता है, ये मतदान का अधिकार है, कैसा मतदान देंगे, क्या रीति होगी, अगर अलग अलग वार्ड में वोट दे देता है तो उसका क्या होगा, या एक ही वार्ड में 2 वोट दे देता है तब क्या होगा, उस सबके बारे में क्या होगा, वो वोट खारिज हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो फर्जी तरीके से वोट डाला गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार कौन से सदस्यों के लिए सामान्य अयोग्यता है? जनरल डिस्क्वालिफिकेशन, जनरल क्वालिफिकेशन है, जनरल या ये क्वालिफिकेशन नहीं डिस्क्वालिफिकेशन होगा। मतलब यह है कि ऐसी कोई परिस्थितियां हो तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते, इसका सिंपल सा मतलब है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है बच्चों, सेक्शन 24 सामान्य अयोग्यता है, सामान्य अयोग्यता है मतलब ये होने पर क्या होगा, वो व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। जैसे क्या हो, एक तो क्या हो सकता है, कोर्ट ने उसको क्या करा, नैतिक अदमता का दोषी सिद्ध कर चुका हो, या उसको 6 महीने से ज्यादा की सजा हो चुकी हो, या उसमें और भी कई सारे हैं, जैसे कि उसका क्या हो नगर पालिका में कोई इंटरेस्ट ना हो। जैसे कि अगर मान लो कोई आदमी नगर पालिका में ठेकेदारी कर रहा है, तो नगर पालिका में उसका इंटरेस्ट है, वहां से वो पैसे कमा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ने की उस नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ सकता। या कोई एडवोकेट है, वो नगर पालिका की तरफ से केस लड़ रहा है, तो वहां भी उसका क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट है। इसके अलावा कई बार ये होता है, अगर नगर पालिका का किसी पे बगाया है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। कैसा, इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा कैसे होता है, सपोज करो नगर पालिका में कोई चेयरमैन बना, 5 साल तक चेयरमैन रह गया, यहाँ पर 5 साल में कई सारे काम होते हैं, तो कई बार क्या होता है, कुछ गलत काम भी हो जाते हैं, या पे जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, तो उसकी क्या होती है, ऑडिट होती है। देखा होगा ना आप लोगों ने, ऑडिट होती है। ऑडिट में क्या हुआ, इस चेयरमैन के नाम पर रिकवरी निकाल दी, कुछ खर्चा इसने जल्दीबाजी में कर दिया या ज्यादा कर दिया, या जो लीगल नहीं था। सपोज करो 1 लाख रुपए, अब ऐसे दे चुकाएगा नहीं कभी भी, 1 लाख रुपए इस पर पेंडिंग बोलता रहेगा। लेकिन जैसे चुनाव आएगा, इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आते ही क्या करेंगे, इससे नोटिस मांगेगा नगर पालिका से कि भाई मेरा पास क्या नगर पालिका का कोई पैसा बकाया नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नगर चेयरमैन को पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये क्या कर सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता अगर नगर पालिका का पैसा बकाया हो। ऐसे ही सेक्शन 24 में बच्चों 8 से 10 वो पूरे जनरल डिस्क्वालिफिकेशन की लिस्ट दे रखी है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोगों को क्या होना चाहिए, ओरली याद होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पढ़ाओ कि सामान्य अयोग्यता है, नगर पालिका के निपटान में कोई लाभ नहीं रखता हो, ये नहीं गलत है, लाभ रखता हो तब वो डिस्क्वालिफिकेशन होएगा। अगर वो नगर पालिका में कोई लाभ रखता हो तो क्या होगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नैतिक अदमता के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया नहीं जा रहा हो, ये भी गलत है, दोषी ठहराया गया हो, कोर्ट ने क्या किया गया, उसको नैतिक अदमता के आधार पर उसको दोषी ठहरा चुका हो। कदाचार के लिए राज्य सरकार की सेवा से बर्खास्त किया, बिल्कुल सही है। कदाचार के लिए कोई अगर उसको राज्य सरकार सेवा से सस्पेंड कर देती है तो वो भी क्या हो सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इसमें सही आंसर क्या है, थर्ड है। ये गलत हो जाएगा, इनमें दोनों में नहीं होगा, दोनों में है होगा। नगर पालिका के निपटान में लाभ रखता हो, चाहे वो एडवोकेट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, या चाहे सेकंड इसका ऑप्शन है वो अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, तो नहीं गलत हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। इसमें टोटल 8 से 10 हैं, आपको जबान याद होना चाहिए। इसमें एक नगर पालिका का लाभ का भी आएगा, इसमें मैंने बताया नगर पालिका का बकाया हो कहीं पर तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है उसकी धारा 17 किससे संबंधित है? तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, जो सेक्शन 17 है ना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है जिला निर्वाचन अधिकारी। कौन सा? जिला निर्वाचन अधिकारी। देखो इस सेक्शन को अगर आपने पढ़ा होगा ना तो क्या लिख रहा है इसमें, बताओ। इसमें लिख रहा है कि जो राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग आपस में परामर्श करके क्या करेंगे, प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। मैं एक बार यहां बता दूं, सामान्यतः जिला निर्वाचन अधिकारी का पद किसके पास होता है? जिला कलेक्टर को दे दिया जाता है। आज की डेट में अधिकांश जिला निर्वाचन अधिकारी कौन है? जिला कलेक्टर ही है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिख रहा कि जिला कलेक्टर ही जिला निर्वाचन अधिकारी होगा। राज्य सरकार जिसको चाहे अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकती है, चाहे तो और को भी कर सकती है, परंतु अब तक परंपरा यही है कि जिला निर्वाचन अधिकारी किसको होता है? जिला कलेक्टर को होता है। क्योंकि चुनाव के लिए क्या चाहिए? अनलिमिटेड पावर चाहिए, और अनलिमिटेड पावर जिले में किसको होती है? जिला कलेक्टर को ही होती है। किसी और अधिकारी को आप जिला निर्वाचन अधिकारी बना देते हो तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा, उसके पास पावर ही नहीं है। मान लो सपोज करो जिला शिक्षा अधिकारी है DO, इसको अगर जिला निर्वाचन अधिकारी बना दिया जाएगा तो ये कर ही नहीं पाएगा ना, ये पुलिस को आदेश दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। इसलिए है ना, जिला कलेक्टर सब सर्वोच्च होता है, इसलिए जिला कलेक्टर को क्या किया गया? जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया इस सेक्शन 17 के तहत। तो ये क्वेश्चन पूछा गया धारा 17 किससे संबंधित है? तो धारा 17 संबंध है सेक्शन 17 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं रहा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा कि लगभग हमारा क्या होगा, फरवरी खत्म हो गया आज की डेट में, ये सब मान लो। तो अब हमारे पास कितना दिन का बाकी है? लगभग मार्च अप्रैल, थोड़ा सा स्टार्टिंग का मई, लगभग 70 डे मान सकते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप में से कई लोग आज या कल जो रीट का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आप रीट के एग्जाम से फ्री हो जाओगे इसी महीने में, और लगभग दिवाली मतलब होली के आसपास आप लोग पूर्णतः फ्री हो जाओगे। इसके अलावा कई लोग हाई कोर्ट LDC का भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो सब बच्चे लगभग फ्री हो जाएंगे। तो अभी भी 70 डेट कम नहीं है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से है ना इसको मेहनत करी है। आप एक बार हमारी वीडियो देखिए ढंग से, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। प्रैक्टिस के लिए मैंने बताया आपको हमारा DPT चल रहा है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, और इसके बाद आप सबको पता है से वो तो कल काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हमारी बुक का, जो दोनों प्रकार की बुक है, सब्जेक्टिव भी एक ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में हमने लगभग 700 क्वेश्चन के आसपास बनाए गए, तो आप उससे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। आप में से देखो अधिकांश बच्चों को मैं मानता हूं कि 100 में से 90-95% तो बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने पार्ट तो पढ़ चुके होंगे, मतलब पढ़ लिया सब जगह। कहीं ना कहीं वो RS की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो टीचर की तैयारी कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो SI भर्ती कर रहे होंगे, कोई ना कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो लगभग पार्ट तो सब जगह कॉमन है। पॉलिटी सब जगह पढ़ते हैं हम, ज्योग्राफी सब जगह पढ़ते हैं, राजस्थान की आर्ट कल्चर तो दुनिया के हर एग्जाम में आती है। तो मैं ये मान के चलूँ कि पार्ट तो आप सबका तैयार होगा। अभी कई लोग RS की तैयारी कर रहे होंगे, तो RS की भर्ती तो कहीं से कहीं नजदीक तक दिख नहीं रही, अगर आ जाए तो अलग बात है, पर फिलहाल की डेट में तो RS की कोई भर्ती नहीं आ रही। तो आप लोग भी इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। आप लोगों का पार्ट क्या है, बहुत अच्छा है,
पार्ट ए में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कुछ जीरो कुछ भी नहीं पढ़ना, केवल बचता है पार्ट बी। क्या बचेगा? केवल पार्ट बी बचता है। तो पार्ट बी के लिए क्या है, पार्ट बी को ऐसा बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, काफी ज्यादा आराम से अच्छे बच्चे जो सिंसियर हैं आराम से इसको 20 दिन में मैं कह रहा हूं तैयार कर सकते हैं। ढंग से कुछ नहीं करना, ढंग से एक एक सेक्शन पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो है ना डीपीटी से करो, चाहे जो ऑब्जेक्टिव बुक से करो। काफी अच्छा हमारे द्वारा 700 क्वेश्चन बनाए गए हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। तो आप लोग अभी भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो और है ना साथ में पार्ट बी का आराम से है ना वीडियो देख के आप 20 से 30 दिन में इसके अच्छा से तैयारी कर सकते हो। इसलिए जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, आराम से इसकी तैयारी आप कर सकते हो साथ में। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन 22 क्या कहता है? राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन होता है वो नगर पालिका के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कटआउट, होल्डिंग, पोस्टर, बैनरों के प्रदर्शन में युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मैं इसको अभी समझाऊंगा डिटेल में। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना होगा। ऐसा दंडित व्यक्ति किसी नगर पालिका सदस्य चुने जाने के लिए आदेश की तारीख से 5 वर्ष तक अयोग्य होगा। तीनों मैंने ये आपको समझा चुका हूं। पहली बात, पहला तो यहाँ क्या गलत है, पहला ये सेक्शन 22 नहीं है, अभी मैंने पढ़ाया था क्या था, धारा 23 था। जो सेक्शन 23 था मैंने बताया था, इस पर क्या हो सकता है, इस पर क्या हो सकता है, इस पर वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, वाहनों की संख्या को लिमिट किया जा सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो लाउड स्पीकर वगैरह उस पर बैन कर सकते हैं, होल्डिंग वगैरह पर कर सकते हैं। इसका मैं प्रैक्टिकल बताऊं ना, जब चुनाव आते ना, निर्वाचन आयोग जब चुनाव आते ना, तो चुनाव आयोग क्या करता है, शहर में साइड फिक्स कर देता है। होल्डिंग साइड होते हैं ना, आप देखते हो बड़े बड़े साइड, जैसे सपोज करो 20 साइड है, 20 साइड फिक्स कर देगा भाई, केवल आप यही प्रचार के लिए होल्डिंग लगा सकते हो। हर पार्टी का फिक्स कर देगा भाई, बीजेपी है तो 10 तू लगा ले, कांग्रेस है 10 तू लगा ले, या कोई वोट निकले तो उसको फिक्स कर देगा। तो इसके अलावा कहीं भी होल्डिंग नहीं लगाया जा सकता, यह फिक्स कर दिया। रैली में वाहनों की संख्या प्रतिबंधित की जा सकती है, कोई भी रैली निकलेगी तो 50, 100, 150, 200 वाहन से ज्यादा अलाउड नहीं होंगे। ऐसे लाउड स्पीकर भी बैन लगाया जा सकता है कि भाई रात 8 बजे के बाद स्पीकर नहीं बजाया जाएगा या डीजे नहीं बजाया जाएगा। और डीजे की संख्या भी फिक्स की जा सकती है कि भाई एक व्यक्ति 1 से या 2 से ज्यादा डीजे नहीं बजाया जाएगा। ये सेक्शन 23 कहता है। और अगर इसका उल्लंघन करो तो कितना जुर्माना था, 5,000 रुपये का जुर्माना था। साथ में क्या था, 6 साल तक के लिए अयोग्य, मतलब अगले 6 साल तक कोई चुनाव होगा तो उसमें लड़ नहीं सकेगा। 6 ईयर के लिए क्या होगा, अयोग्य हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था, धारा 22 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका लिखे। तो ये बिल्कुल ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, ये पूरी बात सही है, पूरी लाइन सही है, केवल एक चीज गलत है इसमें। क्या गलत है, धारा 22 नहीं है, कौन सी है, 23 है। दूसरा, ये प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये जुर्माना, बिल्कुल सही बात है, 5,000 रुपये का जुर्माना है। किसी नगरपालिका सदस्य चुने जाने के लिए 5 वर्ष तक का नहीं, मैंने क्या बताया था, वो 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड गलत है, और हम क्या जानना चाहते हैं, हम सही जानना चाहते हैं। तो केवल कथन सेकंड ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 28 क्या है? ये क्या पूछ रहा है बच्चों कि धारा 28 के बारे में क्या है? तो धारा 28 में बताया गया किसको, निर्वाचन अपराध को। कैसे, इसका मैं बता देता हूं आपको। सेक्शन 28 में क्या बताया गया, निर्वाचन संबंधी अपराध को बताया गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 4 हो जाएगा। अब इसमें कैसे होता है, इसमें जैसा ऐसा होता है जैसे कि मान लो कोई ये ले ले नगर पालिका, इसमें क्या, ये वार्ड ले लिया, 1 नंबर वार्ड। अब यहाँ कोई फॉर्म भर रहा है, सपोज करो कैंडिडेट 1 भर रहा है, बीजेपी कांग्रेस का कोई भी हो सकता है। ये क्या करेगा, सबसे पहले अपना फॉर्म भरता है, फॉर्म भर के जो रिटर्निंग अधिकारी होता है ना, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त आदमी, सामान्यतः कौन होता है, एसडीएम होता है, रिटर्निंग ऑफिसर होता है एसडीएम। इसके पास उस फॉर्म को जमा करता है कि भाई मेरा ये नाम है, ये पिता का नाम है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये सब भर के वहां भरेगा। फिर क्या होगी, फिर एसडीएम साहब द्वारा ये फॉर्म की जांच होती है कि क्या इसमें झूठा तो कोई नहीं लगाया गया। तो कई लोग क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें कुछ बातें छिपा लेते हैं। सबसे फेमस बात होती है, जैसे कि आपको सबको पता है कि 95 के बाद क्या होना चाहिए, 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर किसी के 3 चाइल्ड हैं तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाता है। तो कईयों के 3 बच्चे होते हैं, लेकिन वो उसको छिपा लेते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे तो 2 ही बच्चे हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, झूठी शपथ पत्र देते हैं, झूठी घोषणा करते हैं। तो ऐसी झूठी घोषणाओं को क्या कहते हैं, निर्वाचन संबंधी अपराध कहते हैं।
इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया। और साथ में इसमें सजा का भी प्रावधान है। कितने महीने का? 6 माह तक की सजा का प्रावधान है बच्चों। 6 माह तक कारावास का प्रावधान है इसमें। अगर कोई झूठा शपथ पत्र देता है या झूठी घोषणा करता है ना, या झूठा पर्चा बढ़ता है जिसमें कोई सूचना छिपा ली गई हो या झूठी बताई गई हो, तो उसमें 6 माह तक की सजा का प्रावधान है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? निर्वाचन संबंधी अपराध। अब हम आगे चलेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बुक के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है जो हमारी पार्ट बी की बुक है यूआरओ के लिए। काफ़ी अच्छी बुक है, आप सब लोगों की बहुत तारीफ हुई है। मैं चाहूँगा इसको अच्छे से अच्छे उसका इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छे पढ़ें। बुक के अलावा कहीं जाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। बुक में पर्याप्त दिया गया, लेटेस्ट अपडेट तक दिया गया। जो लेटेस्ट अपडेट थी ना वहाँ तक दिया गया। अभी जरूर बजट में कुछ नई अपडेट हुई है, वो जाहिर सी बात है, बुक उसके पहले पब्लिश हो गई थी तो उसमें नहीं हो सकती। तो वो बजट की भी अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। कई सारी नई नगर पालिकाओं की घोषणा हुई है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 100 क्या किया गया? 100 दिन का रोजगार था पहले, मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको। कितना हो गया अब? 125 दिन का कर दिया बजट में, और 1 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगा। ऐसे कुछ छोटी छोटी घोषणाएं करी गई है। कई नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया, जैसे अलवर नगर परिषद को नगर निगम बनाया गया। नई नगर पालिका बनी, कुछ नगर पालिकाओं को नगर परिषद में बनाया गया। तो ये सारी लिस्ट जब गवर्नमेंट से, जब डीएलबी से आदेश जारी हो जाएगा, तब हम उसको आपको यहाँ पर पूरी तरह से अपडेट करा देंगे। इसके अलावा एक हमारी बुक है, आप जैसे जानते हो ऑब्जेक्टिव की, लगभग 700 क्वेश्चन में इसमें है। आराम से आप इसके माध्यम से अधिक परचेज कर सकते हैं। कई बच्चों का हमारे पास ये आ रहा है मैसेज कि हमको ये बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही। तो सबसे बड़ा तरीका है इसको, अगर आप लोगों में से कई, वैसे तो हमारे द्वारा प्रयास किया गया कि हर जगह वो ये बुक अवेलेबल हो जाए, और आज की डेट में अधिकांश सिटी में ये अवेलेबल है। फिर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, अमेजोन पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। अमेजोन पर आज की डेट में बेस्ट सेलर चल रही है ये। बस जब आप यूआरओ बुक डालोगे तो फर्स्ट नंबर पे यही बुक आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो का सॉल्यूशन करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।